हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ एंड जीएस कंसेप्ट पर। मैं आपका दोस्त चंद्रशेखर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक और बेहतरीन क्लास लेकर के, जो कि रहेगी आज की साइंस की विज्ञान की क्लास है। इसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, दो टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम आज का पहला टॉपिक रहेगा तरंग यानी कि वेव, दूसरा रहेगा साउंड यानी कि ध्वनि। ठीक है दोस्तों, तो पहला टॉपिक लेके चलते हैं। ये आज हम थ्योरेटिकल पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, तो आज का पहला टॉपिक है हमारा, क्या है हमारा टॉपिक है आज का, क्या है साउंड। ठीक है, तो साउंड को आज हम पढ़ते हैं। क्या है? वेव। देखिए तरंग क्या होती है, वेव यानी कि क्या है? तरंग विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया है। क्या है? तरंग जो है विक्षोभ, विक्षोभ क्या होता है दोस्तों? विक्षोभ होता है जो आगे एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं यहाँ से एक लाइन बनाता जा रहा हूं, तो ये विक्षोभ हो रहा है, ये आगे बढ़ रहा है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ के आगे बढ़ने की ये क्या है? प्रक्रिया है। ठीक है, जो एक स्थान से उत्पन्न होती है तथा अपने उत्पत्ति वाले स्थान से सभी दिशाओं में गमन करती है। तरंग के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ठीक है, एक स्थान से ये यहां से मान लीजिए स्टार्ट हुई, तो ये कहीं भी जा सकती है, किसी भी दिशा में जा सकती है। ठीक है, सभी दिशा में गमन करती है। तरंग के रूप में हम ऊर्जा का भी स्थानांतरण, ऊर्जा को भी तरंग के अनुसार ही हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ठीक है, अब देखिए टाइप्स ऑफ वेव यानी तरंग के प्रकार। तरंग कितने प्रकार की होती है दोस्तों? तो तरंग होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की तरंग होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग है, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव यानी कि अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंगों को ही हम विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ेंगे। अब पहला पढ़ते हैं हम यांत्रिक तरंगें यानी कि मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्या होती है दोस्तों, वो पढ़ेंगे। तो मैकेनिकल वेव होती है दोस्तों वे तरंगें जिनके संचरण, किसमें? संचरण मतलब चलना, संचरण के लिए किसी प्रत्यास्थ माध्यम, ठोस द्रव गैस, माध्यम क्या होता है? ठोस द्रव गैसीय माध्यम होते हैं, कि माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंगें कहलाती हैं। मतलब यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो वो माध्यम क्या होते हैं? ठोस द्रव गैस होते हैं, और जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हीं तरंगों को हम यांत्रिक तरंगें कहते हैं। ठीक है, ये तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों, ये तरंगें निर्वात में गमन नहीं करती हैं, इस पर मार्क करके रखेंगे अच्छे से। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैकेनिकल वेव। ठीक है, दो प्रकार की होती हैं ये यांत्रिक तरंगें, एक होती है प्रत्यास्थ और एक होती है दृढ़ता। ठीक है, प्रत्यास्थ या दृढ़, प्रत्यास्थ दूसरी दृढ़ता। दृढ़ता को हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। ठोस में यांत्रिक तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे, किसमें दोस्तों? ठोस में यांत्रिक तरंगों की चाल सबसे अधिक होती है। कैसी होती है? सबसे अधिक होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नॉन मैकेनिकल वेव। वे तरंगें जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है वे नॉन मैकेनिकल वेव अयांत्रिक तरंगें कहलाती हैं, और ये तरंगें निर्वात में चलती हैं और किसमें? निर्वात में भी चल सकती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे मैकेनिकल वेव के प्रकार। ठीक है, मैकेनिकल वेव, टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव यानी तरंगों के दो प्रकार होते हैं। एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें और एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। ये आपने काफी बार एग्जामों में देखा होगा। ठीक है, तो एक होती है अनुप्रस्थ तरंगें, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंगें। अब ये अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य को पढ़ते हैं, बहुत ही आराम से अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, और जो मैं फिगर बनाया हुआ है उसी से समझेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक याद रहे। और ठीक है, और आप अपने एग्जाम में इसको बना पाए। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग। अब देखिए ये एक क्या है, मैंने ये लिया अपने, एक रस्सी है, ये रस्सी को पानी की सतह पर मान लीजिए हमने ये डाला, तो हम जैसे ही इसको हिलाते हैं तो ये ऐसे ऐसे वेव करने लगती है। ये पानी की सतह भी ऐसे ही वेव करती है, ऐसे ही चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये ऊपर उठा हुआ सिरा होता है, इसको हम शीर्ष या गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष या श्रग कहते हैं। शीर्ष या श्रग कहते हैं किस वाले को? जो ऊपर उठा हुआ स्थान होता है, और जो नीचे होता है उसको हम गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन, इस प्रकार से जो तरंग चलती है उस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। ठीक है, जब देखिए अनुप्रस्थ तरंग, जब माध्यम के कण तरंग गति के लंबवत दिशा में गमन करते हैं
तो ऐसी तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। ये तरंगें केवल ठोस माध्यम में गमन करती हैं। हालांकि द्रव के ऊपरी सतह पर, मैंने आपको बताया था, ऊपरी सतह पर उत्पन्न होने वाली तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। ठीक है, ये तरंगें शीर्षों तथा गर्तों के रूप में गमन करती हैं। शीर्षों और गर्तों के रूप में गमन करती हैं। अब देखिए दोस्तों, कैसे पता करेंगे कि अनुप्रस्थ कब ज्यादा होगी? तो देखिए, शीर्ष शीर्ष मैक्सिमम अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यानी कि जब दो शीर्षों के बीच की दूरी जो होती है उसे अनुप्रस्थ तरंग की लंबाई दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, या तो हम शीर्षों के बीच की दूरी ले सकते हैं मैक्सिमम, अधिकतम, या फिर हम गर्तों के डाउनवर्ड को डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, उनके बीच की दूरी ले सकते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। ठीक है, उम्मीद है अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के ऊपर। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है? अनुदैर्ध्य तरंग ये इस प्रकार से चलती है, कहीं पर घना होता है ये, और ये कहीं बेगरा होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये चलती हैं। ठीक है, तो इन्हें जो घने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं संपीड़न। क्या कहते हैं दोस्तों? संपीड़न कहते हैं। और जो अलग अलग होते हैं, थोड़े दूर होते हैं, उन्हें कहते हैं हम विरलन। तो संपीड़न और विरलन के रूप में जो तरंगें चलती हैं उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए, जब माध्यम के कण तरंग गति के समानांतर दिशा में, कैसे समांतर दिशा में गमन करते हैं, तो ऐसी तरंगें अनुदैर्ध्य तरंगें कहलाती हैं। ये तरंगें ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती हैं। ये तरंगें संपीड़नों, विरलनों के रूप में गमन करती हैं, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। संपीड़नों और विरलनों के रूप में गमन करती हैं। ठीक है, अब संपीड़न क्या होता है? ये होता है संपीड़न, देखिए दोस्तों, हाई प्रेशर एंड हाई डेंसिटी वाले स्थान को हम संपीड़न कहते हैं। विरलन किसे कहते हैं? लो प्रेशर एंड लो डेंसिटी वाले स्थान को हम विरलन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तरंगों से संबंधित कुछ शब्द हैं। क्या है? देखिए, एक होता है आयाम। आयाम क्या होता है दोस्तों? किसी कंपित कण का उसी माध्यम में स्थित से किसी एक दिशा में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। मान लीजिए ये एक कण यहाँ पर पेंडुलम बना हुआ है, तो ये जितना भी एक दिशा में इधर जा पा रहा है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है दोस्तों? किसी कंपित कण द्वारा एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उसकी आवृत्ति कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज होता है। मैंने आपको बता दिया होगा, नहीं बताया तो क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। तो ये क्या कह रहा है? एक सेकंड में ये जो पेंडुलम है इधर से इधर ऐसे चल रहा है, एक सेकंड में कितने कंपन करेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? आवृत्ति कहेंगे। अगला है पॉइंट आवर्तकाल। किसी कंपित कण द्वारा एक पूर्ण कंपन करने में लिए गए समय को ही आवर्तकाल कहा जाता है। एक कंपन करने में जितना समय लगता है, मान लीजिए ये पेंडुलम लगा है, यहाँ से इधर गया और इधर से ये इधर गया और लौट के इधर आया, तो एक पूरा ये कंपन हो गया। इसको लगने में जो करने में जो समय लगता है उसको ही हम आवर्तकाल कहते हैं। और इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। अगली हेडिंग है तरंग दैर्ध्य। क्या है? तरंग दैर्ध्य। दो क्रमागत शीर्षों, गर्तों, संपीड़नों, विरलनों के बीच की दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दो शीर्षों या गर्तों या संपीड़नों या विरलनों के बीच की दूरी को उस तरंग का तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। इसका मात्रक, ऐसा ही मात्रक क्या होता है दोस्तों? मीटर होता है। ठीक है, तो हमने ध्वनि, वो तरंग यानी कि वेव को अच्छे से पढ़ा। अगला टॉपिक है हमारा साउंड। साउंड यानी कि ध्वनि। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। कैसी होती है दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है दोस्तों? ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। ठीक है, तो ये इसका क्रम है। ये भी क्रम एग्जाम में आया हुआ है। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो ये होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। हवा में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड होती है। ध्वनि, आगे देखिए, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ये दो कारक होते हैं। कौन कौन सा? एक तापमान और एक आर्द्रता। तापमान क्या है? साधारणतः माध्यम का तापमान बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है।
तापमान बढ़ता है तो चाल भी बढ़ती है। माध्यम का तापमान 1 डिग्री सी बढ़ने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। अब बढ़ते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। माध्यम की आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। आर्द्रता भी बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है दोस्तों। ध्वनि तरंग का आवृत्ति परिसर क्या होता है? ठीक है, तो आवृत्ति परिसर क्या होता है? देखिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और इसे आप अच्छे से नोट करके याद करके रखेंगे, क्योंकि यहां से एक नहीं, दो नहीं, काफी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। कैसे कि ध्वनि की जो आवृत्ति परिसर होती है वो क्या होती है। तो उसके पहले तो पढ़ते हैं ध्वनि की तरंगें कितने प्रकार की। तो ये होती है, एक तो होती है अवश्रव्य तरंगें, एक श्रव्य तरंगें और एक पराश्रव्य तरंगें। जो अवश्रव्य तरंगें हैं वो 20 हर्ट्ज से कम की होती हैं। जीरो से स्टार्ट करके 20 तक जो होती हैं वो होती हैं क्या? वे अवश्रव्य तरंगें। और इनको सुन सकता है चमगादड़। क्या? कौन? चमगादड़। ठीक है। और देखिए श्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती हैं, और इन्हें हम सुन सकते हैं, यानी मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, मनुष्य। अब देखिए पराश्रव्य तरंगें 20 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं। सामान्य वार्तालाप की जो डेसिबल होता है वो कितना होता है दोस्तों? सामान्य वार्तालाप का होता है दोस्तों कितना? आपका 10। ठीक है, चलिए अब कुछ पॉइंट है, याद रखेंगे आप। मनुष्य के कान में ध्वनि 0.1 या 1/10 सेकंड तक रुकती है तो ध्वनि सुनाई देगी, और इससे कम समय के लिए रुकेगी तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी। ठीक है, हमें 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुनाई नहीं देती है। ठीक है, आगे है पराश्रव्य तरंगों का उपयोग। अब पराश्रव्य तरंगें पढ़नी हमने, तो पराश्रव्य तरंगों का कुछ उपयोग भी है दोस्तों। तो क्या उपयोग है? देखिए दोस्तों, पहला उपयोग है पराश्रव्य तरंग का, इसका उपयोग रुधिर रहित शल्य चिकित्सा में किया जाता है। ये काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। शल्य चिकित्सा में किसका? जिसमें रुधिर नहीं है, रुधिर रहित में होता है पराश्रव्य तरंग का। ठीक है, इसका पराश्रव्य तरंग का उपयोग सोनार तकनीक में समुद्र की गहराई तथा जल में डूबी वस्तुओं का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। इसका दोस्तों सोनार तकनीक में पराश्रव्य तरंग का उपयोग किया जाता है। अब सोनार की फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आ चुकी है दोस्तों। तो क्या होती है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका उपयोग कीमती कपड़ों की धुलाई में किया जाता है। इसका उपयोग वायुयानों तथा मशीनों के कल पुर्जों की सफाई में किया जाता है। इसका उपयोग समुद्र के अंदर मछलियों का पता लगाने में किया जाता है। तो ये सभी उपयोग किसके हैं दोस्तों? पराश्रव्य तरंग के हैं दोस्तों। और भी हैं, देखिए दोस्तों, पराश्रव्य तरंग का उपयोग दृश्यता कम होने की स्थिति में वायुयानों को सफलतापूर्वक उतारने में भी किया जाता है। ध्वनि तरंगों के लक्षण या विशेषताएं। तो पहला है हेडिंग यहाँ पर तीव्रता। क्या है? तीव्रता। अब तीव्रता में क्या है? ध्वनि तरंग की तीव्रता का तात्पर्य इसका तीव्र अथवा मंद सुनाई दिया जाना है। तीव्र अथवा मंद सुनाई दिया जाना है। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता इसके आयाम पर निर्भर करती है। यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये फॉर्मूला है, आप ये अच्छे से याद रखेंगे। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। मनुष्य कितने डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है? तो 45 से डेसिबल की ध्वनि सुन सकता है। ये प्रमाणित किसने किया है? ये WHO के अनुसार है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ये प्रमाणित है। वैसे अधिकतम कितना सुन सकता है? तो वो है 95। कितना है? 95 डेसिबल होता है। ठीक है, 45 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि ध्वनि प्रदूषण फैलाती है, जबकि हम अधिक से अधिक 80 से 90 डेसिबल तक की ध्वनि को सुन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगली हेडिंग है तारत्व, पिच, यानी कि तारत्व। ध्वनि का वह गुण जिसके कारण यह मोटी अथवा पतली सुनाई देती है तारत्व कहलाता है। ध्वनि का तारत्व इसकी आवृत्ति के समानुपाती होता है। बस ध्वनि मोटी सुनाई दे रही है या पतली सुनाई दे रही है, ये तारत्व के कारण होता है। अगली हेडिंग है गुणता। क्या? गुणता। ध्वनि का वह लक्षण जिसके कारण हम दो विभिन्न ध्वनियों में अंतर स्पष्ट कर पाते हैं, गुणता कहलाती है। जैसे दो साउंड बज रहे हो तो आप ये बता देते हैं ये इसका है, ये इसका है, तो ये अंतर जो कर पाते हैं वो गुणता के अनुसार होता है। ध्वनि की गुणता इसकी तीव्रता और तारत्व पर निर्भर करती है तथा यह आयाम व आवृत्ति पर भी निर्भर करती है।
ठीक है। ध्वनि का परावर्तन, अगली हेडिंग है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि तरंगों का किसी सतह से टकरा कर वापस लौटने की प्रक्रिया को ध्वनि का परावर्तन कहा जाता है तथा इसका परावर्तन ध्वनि का कुछ समय तक सुनाई देना प्रतिध्वनि इको कहलाता है। जैसे आप पक्के मकानों में बोलते हैं तो कुछ देर तक क्या है, साउंड सुनाई देता है, इसे ही हम प्रतिघात या इको सिस्टम कहते हैं। प्रतिघात को सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच कम से कम 16.6 मीटर या 17 मीटर लगभग की दूरी होनी चाहिए। इससे कम दूरी है तो ये प्रतिघात प्रतिध्वनि सुनाई नहीं देगी दोस्तों। ठीक है, देखिए समय 0.1 सेकंड तक कान पर रुकनी चाहिए। स्पीड उसकी कितनी होनी चाहिए, 332 होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका डेंसिटी डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, आप गुणा करेंगे इतना आ जाएगा। अब ये मिनिमम डेंसिटी के लिए 2 का भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16.6 मीटर और इसे ही हम लगभग लिखते हैं 17 मीटर। ऐसे ये निकल के आता है। ध्वनि का परावर्तन देखा आपने, अब देखते हैं ध्वनि का अपवर्तन। जब ध्वनि तरंगें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो उनके पथ में परावर्तन होता है जिससे ध्वनि का अपवर्तन कहा जाता है। परावर्तन होता है उसे ही ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं। अगली हेडिंग है अनुरणन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको बहुत ही कम किताबों में मिलती है। ठीक है, अनुरणन क्या होती है इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत को बंद कर देने के बाद भी ध्वनि का कुछ समय तक सुनाई दिए जाने की घटना को अनुरणन कहा जाता है तथा जितने समय तक यह ध्वनि हमें सुनाई देती है अनुरणन काल कहा जाता है। अनुरणन काल 0.8 सेकंड से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा हम ध्वनि को नहीं सुन पाएंगे। इसी कारण सिनेमा हॉल तथा सभागारों में, आप अच्छे से इसको याद रखेंगे, ये काफी समझ में आया है। इसी कारण सिनेमा हॉल तथा सभागारों में मोटे पर्दों, कालीनों तथा गद्दीदार सीटों का उपयोग किया जाता है जिससे कि अनुरणन काल को कम किया जा सके। अनुरणन काल कम होगा तो हमें ध्वनि अच्छे से सुनाई देगी। यह बहुल परावर्तन है। ठीक है, अगली हेडिंग है डॉपलर प्रभाव। क्या है डॉपलर प्रभाव, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। अगली हेडिंग है डॉपलर प्रभाव। इस प्रभाव की खोज जॉन डॉपलर ने 1842 ईस्वी में की थी। इस प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि स्रोत तथा श्रोता जिससे ध्वनि निकल रही है और श्रोता जो ध्वनि सुन रहा है, श्रोता के बीच अपेक्षिक गति होती है। श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ती अथवा घटती प्रतीत होती है। यदि श्रोता की ओर आ रहा है तो ध्वनि की आवृत्ति तथा बढ़ती है तथा श्रोता से दूर जाने की स्थिति में आवृत्ति क्या होती है, घटती है। ध्वनि के आवृत्ति में आए इस आभासी परिवर्तन को ही डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। इस प्रभाव का उपयोग वायुयानों की गति तथा दिशा के निर्धारण में किया जाता है। ठीक है, अगली है हेडिंग मैक संख्या, मैक नंबर। किसी माध्यम में वस्तु की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहा जाता है। यदि मैक संख्या का मान 1 से अधिक होता है तो पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाती है तथा मैक संख्या का मान 5 से अधिक होने की स्थिति में पिंड की चाल अति पराध्वनिक कहलाती है। 1 से ज्यादा होगी तो पराध्वनिक, 5 से अधिक होगी या 5 होगी अति पराध्वनिक कहलाएगी। और शॉक वेव को प्रघाती तरंग कहते हैं। देखिए मैक नंबर को, मैक संख्या को कैसे निकाला जाता है, किसी माध्यम में एक पिंड या वस्तु की चाल बट्टे उसी माध्यम में ध्वनि की चाल का भाग लगा के निकाला जाता है। अब इकोसिस्टम शॉक वेव यानी प्रघाती तरंगें क्या होती हैं, जब किसी वस्तु की चाल पराध्वनिक होती है तो यह माध्यम में अपने पीछे एक शंक्वाकार विक्षोभ उत्पन्न करती है। इस विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को प्रघाती कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब है अगली हेडिंग ध्वनि का व्यतिकरण। जब 2 ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति अथवा आयाम एक समान हो तथा ये एक साथ एक बिंदु पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। इस प्रक्रिया को ही ध्वनि का व्यतिकरण कहा जाता है। यदि दोनों ध्वनि तरंगें एक ही कला में बिंदु तक पहुंचती हैं तो व्यतिकरण संपोषी होता है तथा ये अलग अलग वस्तुओं
में पहुंचती हैं तो ये व्यतिकरण विनाशी होता है। क्या होता है दोस्तों? विनाशी होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? विनाशी होता है। आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों? आगे है अगली हेडिंग, ध्वनि का विवर्तन। ये भी काफी एग्जाम में आ चुका है, ध्वनि का विवर्तन। देखिए दोस्तों, जब कोई ध्वनि स्रोत पर टकराकर उसके किनारों से बाहर निकल जाती है तो इसे ध्वनि का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाहर निकल जाती है, ध्वनि का विवर्तन कहते हैं दोस्तों। उम्मीद है हमारी क्लास दोस्तों पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।